नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। अजीत पवार का खुलासा, क्या ये भी एक नई हिंडनबर्ग रिपोर्ट है? उससे कम तो नहीं, कम से कम। लेकिन हम एक सवाल लेके आ रहे हैं। पहले तो आप बता दें कि ये मुद्दा क्या है। आपके सामने अभी तक कई चैनल से वो मुद्दा पहुंच भी चुका है कि जब सरकार गिराने की बात हो रही थी तो उसमें अडानी मौजूद थे। इस बात को अजीत पवार ने कहकर आ, उन सभी स्टोरीज को दोबारा से जागृत कर दिया है, जिससे पता लगता है कि भारत के अंदर अडानी को प्रॉपर्टीज देने के लिए, प्रोजेक्ट्स देने के लिए मोदी सरकार देश को बेच सकती है, देश को किनारे पे लगा सकती है। और हो सकता है कल को इसका नाम अडानी प्रदेश भी हो जाए, तो कोई गम मत कीजिएगा। अजीत पवार इस चुनाव में सबसे कमजोर चेहरा तो है, लेकिन सबसे चर्चित चेहरा है। लेकिन वो बीजेपी की लंका लगा रहे हैं। यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा है कि क्या इससे जनता भ्रमित होगी, उसके वोट देने में कोई बदलाव होगा, वो लास्ट में आता हूं। लेकिन बखेड़ा तो खड़ा कर ही दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो परिस्थितियां थी वो फिर से खड़ी हो गई हैं। और खास तौर से गौतम अडानी और मोदी सरकार के जो बहुत मधुर संबंध हैं, संबंध क्या कहा जाए, ये तो बेसिकली कन्नाइवेंस है, एक्चुअली देश को धोखा देने वाली बात है। और सारे के सारे उसमें माधवी बुच जैसे लोग जो कि सेबी के लोग हैं, या उससे बाकी जितने भी विनोद अडानी जैसे स्मगलर से जो बाहर बैठ के सारा काम कर रहे हैं, ये देश के गद्दार जैसे होते हैं ना, इस किस्म से लोग हैं। तो वहां पर क्या है कि जो 2019 में महाराष्ट्र की सरकार को एक तरह से गिराने के लिए देखा जाए तो जो बैठक हुई थी उसमें अमित शाह मौजूद थे, गौतम अडानी मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, और पवार साहब यानी कि सीनियर पवार शरद पवार भी थे। पहले कहा जा रहा था कि शरद पवार की जानकारी में हुआ था, लेकिन शरद पवार ने शायद बाद में कह दिया था कि अडानी से कहा था कि तुम बिजनेस करो, बिजनेस, राजनीति मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माई चॉइसेस। अब अगर गौतम अडानी उस बैठक में उपस्थित थे तो उनकी भूमिका भी थी। अब भूमिका क्या थी? अब मुसीबत यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जो बातें थी उसके ऊपर अब मोहर लगती नजर आ रही है कि हर जगह अडानी का इंटरफेरेंस है। चाहे बॉम्बे का एयरपोर्ट लेना हो, बाकी पोर्ट्स खरीदने हो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर कर रहे हो, महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हो, या धारवी का प्रोजेक्ट उनके पास जाना हो, कोई भी हो, हर चीज के अंदर कन्नाइवेंस है। और मोदी अडानी एक ही हैं। दरअसल ये सारी प्रॉपर्टी का मालिक मोदी हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, न कि अडानी। अब इस तरह की बातें अगर अजीत पवार ने ऐन मौके पे कही हैं तो बीजेपी के लिए हो सकता है नुकसान होगा। लेकिन क्या नुकसान होगा? मैं हमेशा कहता आया हूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कहा है कि एक डीप स्टेट काम कर रही है, और डीप स्टेट का एक मुख्य हिस्सा अडानी भी है। और वो इस बात को निर्धारित करते हैं कि देश में नीतियां कैसी होंगी, कंट्रोल कैसा होगा, मैनिपुलेशंस कैसे होंगे, कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र कैसे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश अडानी ही चला रहे हैं और अंबानी चला रहे हैं, अडानी तो खुल के सामने आ गए हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम देश के अंदर वोटिंग क्यों कर रहे हैं? हम वोट क्यों देने जा रहे हैं? हमारा वोट देने का मकसद क्या है? अगर हमारी कोई भी चीज़ अगर देश के हित में नहीं जा रही है, और उसके बाद वो वही होना है पर्दे के पीछे जो डीप स्टेट जो कर रही है, तो फिर हम यहाँ किस लिए हैं? हम क्या बेवकूफ़ आदमी हैं? सारी जनता बेवकूफ़ है इसका मतलब। अब अजीत पवार के खुलासे ने बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी, और बीजेपी कोई भी वक्तव्य देने से अभी तक बचती हुई नजर आ रही है। अब वो किस मुंह से कहेंगे कि अजीत पवार ने जो कहा वो गलत कहा? क्योंकि उसके मिनट्स भी होते हैं, मिनट्स मीटिंग्स के, मीटिंग की कितने बजे कौन आया, उसका डेट भी है, उसका टाइम ही है। वो तो सारी चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं। तो बीजेपी अगर चुप्पी साध रही है तो कब तक कर पाएगी? अजीत पवार की बात और उसके वर्ड्स के ऊपर गौर किया जाए तो ये बीजेपी को उलझा दिया उन्होंने। ये हो सकता है कि ये परिवार फिर से एक साथ आ जाए, शरद पवार अजीत पवार का, ये भी हो सकता है। लेकिन अडानी का नाम लेने से कहानी में एक ट्विस्ट तो आ ही गया है। अडानी उसमें मौजूद थे, ये तो साबित हो गया। अजीत पवार ने बोल दिया, ये भी साबित हो गया। उनकी करीबी के कारण हुआ, ये भी साबित हो गया। एकनाथ शिंदे के लिए भी संकट पैदा हुआ, क्योंकि धारवी के प्रोजेक्ट की वकालत शिंदे ने की थी, और दूसरे जो दो तीन लोग थे उसमें शायद एलएनटी वगैरह थे, उनको रिजेक्ट करके अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया था। और मुंबई के अंदर भूमि का सबसे बड़ा जो किंग है वो अडानी है, और तो कोई है नहीं। तो लैंडलॉर्ड कौन बन रहा है मुंबई का? मुंबई का राजा कौन? अडानी। अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे।
अब इसमें शरद पवार को लपेटने की कोशिश की अजीत पवार ने कि भाई वो भी उस टाइम साथ में थे, लेकिन शरद पवार ने कई बार कहा कि उनके गौतम अडानी के साथ संबंध हैं, लेकिन वो दूसरी किस्म के संबंध है, उसको आप पॉलिटिकल वे में मत देखिएगा, और उस घटनाक्रम के वो जिम्मेदार नहीं है, उसके घटनाक्रम के जिम्मेदार अजीत हैं। ये शरद पवार कई बार कह चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अजीत पवार पहले गए थे और कुछ 70-80 घंटे की सरकार बनी थी, तो पवार साहब को पता था, हाँ ये पता था, तो जानते थे, और सारी एनसीपी को तोड़कर भी ले गए थे एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन शरद पवार को लपेट के होगा क्या? कुछ होने वाला तो है नहीं। अब अजीत कहते हैं कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनके दिमाग को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, यानी कि हमारी आंटी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा या उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी नहीं पढ़ सकती। शरद पवार की बेटी और सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है और मुझे अजीत द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल के पास मौका है खुद को साबित करने का, लेकिन क्या वो शरद पवार को नाराज करेंगे? अब ये भी एक नया हिंडनबर्ग है, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कम तो नहीं होगा, लेकिन अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर बीजेपी पर जो हमला जो हो रहा है, जो पहले भी हुए हैं, और उसमें माधवी बुच भी आई है, सेबी भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब ने बेसिकली क्या है कि सेबी की एक उस क्या कहते हैं कि चीफ के ऊपर भरोसा किया, माधवी बुच के ऊपर, जो खुद अंडर क्लाउड थी, जो खुद अडानी की नॉमिनी थी। वो सारी की सारी जो जांच थी सेबी के द्वारा, नंदन नीलेकनी और के वी कामत वगैरह थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी कमेटी बनाई थी, वो सारी की सारी जांच ही एक्चुअली एक फ्रॉड था। मैं बताऊं आपको, एक फ्रॉड को देश के सामने लाया गया, उस फ्रॉड को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब यहां पर गौतम अडानी उसके अंदर क्या कर रहे थे? भाई या तो सीधा एलॉन मस्क की तरह कहते भाई मैं तो साथ में हूं और मुझे तो मिनिस्ट्री भी मिल रही है, मैं मिनिस्टर भी बन रहा हूं, तो बस ठीक है। आपको कहना भी नहीं है, तो अब ये सरकार जो महाराष्ट्र की, ये अडानी सरकार है, सबके सामने है। सुप्रिया श्रीनेत के उसके बाद कुछ ट्वीट वगैरह भी आए, खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अडानी के चाहने वालों की कमी नहीं है। उनके प्रोजेक्ट कहाँ नहीं है? क्या अशोक गहलोत उसके चाहने वाले नहीं हैं? क्या रेवंत रेड्डी उसके चाहने वाले नहीं हैं? या सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार उनके चाहने वाले नहीं हैं? या बघेल साहब उनके चाहने वाले नहीं हैं? तो राहुल गांधी को पता है कि अडानी को चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है जो कांग्रेस के अंदर है, तो वहां पर राहुल अकेले पड़ जाते हैं। अब सवाल यह होता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी? अब वो सवाल फिर मैं वापस लेके आता हूं, क्या महाराष्ट्र की जनता अडानी के मुद्दे के ऊपर वोट देगी? मेरा अपना पर्सनल अनुमान है मेरा कि इस मुद्दे का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि झारखंड अगर जीत जाते हैं बीजेपी वाले तो अडानी को और नए कॉन्ट्रैक्ट और माइंस मिल जाएंगी वहां पर, आप लिख कर रख लीजिएगा। कोई ये समझे कि मोदी के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा, इस किस्म के नए नए जो रिवोल्यूशंस आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उसके द्वारा क्या अदालतें अपना रुख बदल लेंगी अडानी के प्रति? मुझे नहीं लगता कोई रुख बदलेंगी। क्या इससे कोई भी ऐसा फर्क पड़ेगा भारत के इस अनैतिक समाज के ऊपर? मुझे नहीं लगता। क्या उससे कोई भी मोदी शाह की जोड़ी के ऊपर या उनकी सत्ता के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। क्या उससे नीतीश बाबू या नायडू समर्थन वापस लेंगे? मुझे नहीं लगता। जब उनको फर्क नहीं पड़ता, मोदी शाह को फर्क नहीं पड़ता, अडानी को फर्क नहीं पड़ता, तो जनता को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। जनता को तो क्या फर्क पड़ता है? वहां पे मनमोहन सिंह हो या मोदी हो या कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी के मुद्दे पे कोई ऐसी वोटिंग होगी जनता के द्वारा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको बताऊं, कि जिसके द्वारा कि वोट परसेंटेज चेंज हो जाए और सरकार गिर जाए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, ना झारखंड के अंदर, ना यहाँ पे, और ना ही अडानी को कुछ बिगड़ेगा। यही सारी स्टोरीज पहले से चलती आ रही हैं, क्योंकि जब तक उसका ये मालिक मोदी और शाह बैठे हैं तब तक इस भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी को और दौलत जाएगी, इसके बाद भी जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये वो कड़वा सच है, ये वो अनैतिक सच है, शायद जिसे हम अपनाना तो ना चाहें, लेकिन ये हमारे सिर के ऊपर डंका बजा रहा है। शुक्रिया आपका।